अच्छा, जब भी आप जाते हैं ना स्टडी रिसोर्सेज पे, एक वर्कबुक है, पास्ट पेपर है, सजेस्टेड आंसर है, उसका मार्किंग प्लान है, और फिर एग्जामिनर कमेंट्स है। ये सारे चीजें आप ही के लिए हैं, किसी एग्जामिनर के अपने लिए नहीं है। जब आप आखिर में, जब वर्कबुक अटेम्प्ट करके और आप ICW करके जब वापस आएंगे पास्ट पेपर्स पे, तो आपने इन चीज़ों से भी साथ साथ उसको लेके चलना है। ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन किया, दैट इज बिल्कुल एक मैंने करीब वाले एक दो छोड़ दिए ताकि आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैंने तो लास्ट 3 से पीछे वाली अटेम्प्ट दिसंबर 2022 की है, वो मैंने पिक की है, ताकि आप लोग जो है लास्ट 3 पेपर आपके पास हों टाइम और कंडीशन में अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, ये अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें 50 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। लाइक वाइज उसके कुछ एनेक्जर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें हमारे पास वही अगेन BFD और कॉर्पोरेट गवर्नेंस टेस्ट हुआ, उसमें 25 मार्क्स का ये है। अगर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए सूची पे, तो इसमें बिग डेटा मार्केटिंग मिक्स, ये BM ड्रिवन जो पहले बात हुई थी। तो ये उसका क्वेश्चन है। अ, थोड़ा सा इसमें BFD टच भी है हेजिंग का, लेकिन प्राइमरीली ड्रिवन बाय द BM का कंपोनेंट है ज़्यादा इसमें। लाइक इसमें BFD का कंपोनेंट ज़्यादा है, और जो पहली केस स्टडी है वो आपकी मोर रेलेवेंट टू कहते हैं, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर इसमें हम देखें तो आपसे क्या मांग रहा है, रेंज ऑफ सुटेबल वैल्यूज एंड बिल्डिंग स्ट्रेटजी, वही बिजनेस वैल्यूएशन में जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया। स्ट्रेटेजिक प्रपोजल को कैसे वैल्यूएट करना है, वो जो SFA वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कंपेयर JV को एक्विजिशन से कंपेयर करें, और कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और एंड विच यू रिकमेंड। Identify the key post acquisition issues that arise if the acquisition went ahead, and recommend changes to manage those changes. Cultural change, employee change, change management. तो अगर आप देखें तो मोरलेस जितनी भी हमने वो डिस्कस की अभी भी उस प्रेजेंटेशन में, तो ये वही उसी तरह के मुझे सिनेरियोज हैं। एथिकल इश्यूज सराउंडिंग द आउटब्रेक, बिजनेस एथिक्स का सवाल है, जिसको आप कैसे अकाउंट फॉर करेंगे और मैंने वो क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें 5 मार्क्स हैं, एंड यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दिस। एंड लाइक टैक्सेशन, तो वो देखिए 10-15 नंबर के आस्क तो यहाँ पे आ गई है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाते हैं, इस पास्ट पेपर को हमने पिक करें, तो इसमें क्या कहते हैं कि आप अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड टू बी रेज्ड, और रेजिंग फाइनेंस वाली बात आ गई। वेदर डेट और इक्विटी शुड बी रेज, टाइप ऑफ फाइनेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की इंप्रूवमेंट एरियाज आपने लिखने हैं। और अगर आखिर वाले में आए हम आए, तो इसमें पूछ रहा है कि बिग डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, जो मैंने कहा था हर एक टाइप में पूछता है, 6 नंबर का, इसमें दोबारा पूछ लिया। मार्केटिंग से सवाल आ गया, बोनस स्कीम, वो HR रिवॉर्ड, और हेजिंग जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें तो ये वही सिनेरियोज ही हैं जो बार बार घूम के आप कोई भी पेपर पिक कर लें, रैंडमली और पे भी खा लेते हैं हम लोग। पास्ट पेपर विंटर 19 पिक कर लेते हैं, लेट्स सपोज, जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अगर आपकी वो जो सिनेरियोज मैंने बताए हैं उस पर आपको कमांड अच्छा आ जाए। ये कहते हैं जी वही, डिविजनल परफॉर्मेंस कंपेयर करें, रेशियोज निकालें और रिकमेंड करें कि किन एरियाज पे फोकस करना है। बिजनेस प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, बेंचमार्किंग टू प्रूव इंटेग्रिटी, स्टाफ टर्नओवर, HR वाले जो आपके रिसोर्स मैनेजमेंट वाला इशू है, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट मार्जिन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपका है, और उस पर आपने SFA वाला फ्रेमवर्क लगाना है, स्ट्रेटेजिक चॉइस वाला, मतलब वो ऑलरेडी वही बात हुई। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिस्कशन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट मेथड्स टू एक्सपैंड इनटू म्यांमार, कि वो किस तरह एक्सपैंड कर सकता है, एक्विजिशन करेगा, JV करेगा, क्या करेगा। फिर आपको बिजनेस वैल्यूएशन आ गया आगे, किस तरह से फाइनेंस करेगा, डेट ऑफ किसी को, इक्विटी किसी को, हेजिंग स्ट्रेटेजी आ गई, फाइनेंशियल रिस्क। या तो फिर BFD, कोर BFD का सवाल आ गया, जो कि आप बड़े
आसानी से जो है, अगर आपकी BFD पे कमांड अच्छी है। फिर रेंज ऑफ वैल्यूज, फिर इवोल्यूशन, फिर दोबारा इस पे बात उसने कर दी। ब्रीफिंग पेपर, ग्रुप टेक्स्ट कंसिक्वेंसेस वाली बात आ गई। इंटीग्रेटिंग इनटू बिजनेस, यानी कुछ इंटीग्रेशन के इश्यूज क्या है, और आपका चेंज मैनेजमेंट वाली बात आ। तो इफ यू पिक एनी पेपर, एनी वन, दीज आर गोइंग टू बी सिनेरियोज। वेंडर 2022 को पिक कर लेते हैं, ये बिल्कुल रिसेंट हमारे पेपर्स हैं। तो आपको एक ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार किस किस्म की वो उसकी आस क्या है, उसका फ्लो क्या है, जो जो सिनेरियोज हैं क्या। Evaluate the competitiveness of the current industry using Porter 5 forces. Recommend with justification debt or equity funding should be used. Hedging strategy, brand marketing, ethical issues, taxation आ गया। ठीक है। Share for share, merger exchange. Evaluate the organization structure in light of acquisition and recommend suitable changes. Change performance program. Evaluate decision to finance the acquisition by withholding or reducing the variance. Question number 3 में हम आए। Evaluate the performance of over the past 2 years to estimate the impact of accepting the new contract on the short and long term result of the business. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का एरिया आ गया। और क्यों सेपरेट रिस्क कमेटी बनानी चाहिए। अगर आप देखें तो मोर लेस जो इसकी आस्क है, वो उन्हीं ही सिनेरियो से गिर्द घूम रही है जिन सिनेरियो हमने जिक्र किया। तो इफ यू हैव गुड कमांड ऑन दो स्ट्रेटजीज, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 उतना ही है जितना है, उस पर यदि आप अच्छी कमांड ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 5-6 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। बिजनेस एथिक्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, एक लॉजिक बनना शुरू होगी। टैक्सेशन में हम आए तो ज्यादातर जहाँ पे भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस मर्ज हो रहे हैं, अमलगमेशन हो रही है, ग्रुप लॉसेस एडजस्ट हो रहे हैं, जब आप भी आप बिजनेस एक्वायर कर लेंगे तो कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जो रेलेवेंट बिजनेस मर्जर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं रेलेवेंट टैक्सेशन के, फिर लॉसेस के एडजस्टमेंट्स के, ग्रुप टैक्सेशन के, तो वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स आपके इनकम टैक्स में बहुत प्रेवेलेंट है। फिर एक्सपोर्ट पे रॉयल डिविडेंड्स, इंपोर्ट पे जो और फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अलाउंस, फिर आपके जो 65 सेक्शन 65 वाले जो मॉडरेशन और जो अलाउंसेज हैं, कुछ कम हो गए हैं, कुछ ऐड हो गए हैं। दो आर द एरियाज जो कि फ्रीक्वेंटली आपसे वो टेस्ट कर रहा होता है। और अगर आप इनकम टैक्स के सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मोरलेस उन्हीं के गिर्द बार बार घूमना है। कभी कभी वो आता है कि सेल टैक्स वो टच करता है, लेकिन सेल टैक्स में भी वो थ्योरी टच करेगा, लेकिन बहुत कम टच करता है। एक दो दफा टच किया उसने, लेकिन उसका ओवरऑल ही सब लोगों को ही उस चीज़ की समझ नहीं आई, तो कुछ कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं था। और सेल्स टैक्स में भी वो थ्योरी वाला है, यानी कि वो कोई इनपुट आउटपुट की लाइबिलिटी नहीं निकलवाएगा, जो कि बिल्कुल प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है, तो सेल टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस किस्म के सवाल आते हैं। एक निज़ाम
और वो जरूर देखिए, खासकर वो सिनेरियोज जो अभी तक कम टेस्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके चांसेस ज्यादा होंगे अगली टाइम टेस्ट होने के। और तो एक फ्लो बन भी जाता है जब आप पास्ट पेपर ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। फिर अभी हम चलते हैं, जो हमारे पास एक केस समर 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। क्या सवाल है इसका, जिसकी बड़ी केस स्टडी हुई, पहले देख लेते हैं हम। श्रिम्प फार्म सप्लाईज लिमिटेड। तो सबसे पहले हमने करना है कि जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ना है। हमने देखा है कि रिकमेंड एंड जस्टिफाई अ रेंज ऑफ सुटेबल वैल्यूज एंड अ बिडिंग स्ट्रेटजी अज्यूमिंग आउटराइट एक्विजिशन ऑफ मंगवानी श्रिम्प। 11 नंबर है, सबसे पहले माइंड में बनाना है कि आपको सूटेबल रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है यार कि मुझे कोई रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या है, एसेट बेस्ड, अर्निंग बेस्ड, डीसीएफ मेथड, डीवीएम मेथड। तो जितने मेथड होंगे, जो मैक्सिमम, अब रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, तो एटलीस्ट दो से तो ज्यादा मेथड होंगे ही होंगे। जितने मैक्सिमम होंगे मैंने यूज करने हैं। एक से दो नंबर मेरी कैलकुलेशन के होंगे, ज्यादा जो है वो मुझे बिडिंग स्ट्रेटेजी जो बनानी है, तो बहुत सारी कैलकुलेशन के नंबर भी लगा लूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि साथ साथ तो आप जो है ना मार्किंग प्लान जरूर देखा करें, ताकि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर हो कि नॉर्मली इनके क्या कहते हैं कैलकुलेशन के कितने मार्क्स होते हैं और बाकी चीज़ों के कितने मार्क्स होते हैं, ताकि आपको अपना माइंड में बनाने में आसानी है। अगर एसेट बेस्ड में इक्विटी एलिमेंट और कैपिटल इंटेंजिबल वैल्यू, इसके 30 मार्क्स दिए गए। एक नई कॉन्सेप्ट था जो इसी में टेस्ट हुआ। और ये भी एक मेथड उसने निकाला कि जो इन हाउस इंटेंजिबल्स है उनको कैसे वैल्यू किया जा सकता है। तो आपका रॉस अगर मार्केट के रॉस से ऊपर है, तो उस रॉस को यूज करते हुए जो एडिशनल जो आपका रिटर्न है, वो उसने एक परपेचुटी पे डिवाइड कर दिया आपके डिस्काउंट फैक्टर के साथ, और उसने एक वैल्यू निकाली। तो जिस टाइम पेपर आया आया था तब तो किसी को नहीं पता था, लेकिन अब चूंकि ये टेस्ट हो गया, अगर दोबारा टेस्ट होता है तो वी शुड बी नोइंग दिस। अर्निंग बेस्ड मेथड के 2 नंबर। तो अगर आप पूरा देखें, अच्छा, अब जो डिविडेंड, जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप कम से कम उसमें आपके 11 में से 4 नंबर आपके सिर्फ कमेंट्री के हैं, कि जिसमें आपने इनको एक्सप्लेन करना है। तो कैलकुलेशन में भी अगर आप देखें तो कैपिटल इंटेंजिबल वैल्यू चूंकि कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके 3 नंबर है, अदरवाइज उसको निकाल दिया जाए तो कुछ पूरी कैलकुलेशन के तकरीबन आधे नंबर से भी कम है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना टाइम लगाना है इन चीज़ों को निकालने के लिए। और फिर जो मेरी स्ट्रेटेजी है कि आप एक डिविडेंड का मेथड है, तो आपने आपने भी निकालना है। अगर उसमें कुछ चैलेंजेस है, फिर आपने वो अलग से मेंशन करने के, इसको यूज कर सकते नहीं कर सकते। नॉर्मली डीवीएम मेथड वहां पे यूज होता है जहाँ पे आप ऐसी एक्विजिशन करने जा रहे हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपके लिए डीवीएम मेथड ज्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आप ऐसी एक्विजिशन करने जा रहे हैं जहाँ पे आप कंट्रोल ले रहे हैं, तो फिर डीसीएफ पूरे कैश फ्लो पे चूंकि आपको कंट्रोल होगा, वो मेथड अच्छे हैं। दोनों मेथड इस तरह से, इस एतबार से दोनों मेथड अच्छे हैं कि फ्यूचर के ग्रोथ का पोटेंशियल अकाउंट फॉर कर रहे हैं। अर्निंग में भी जो है उसे लीडिंग पी लेने से कोई एक साल का ग्रोथ का फैक्टर आया था, बट के लेकिन ज्यादातर जो पास्ट परफॉर्मेंस है, करंट अर्निंग है, उसी को अकाउंट फॉर कर होता है। एसेट बेस में तो सिर्फ पास के एसेट्स हैं, गोइंग फर्दर बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा होता। तो फ्यूचर ग्रोथ के एलिमेंट दोनों में है, अर्निंग बेस में भी और सॉरी डिविडेंड में और कैश फ्लो में भी। बट हैविंग सेड दैट, तो ये खैर, लेकिन रेंज ऑफ वैल्यूज मैक्सिमम आप निकालनी जो जो डेटा मौजूद है। और फिर आपने लिखना है कौन सी वैल्यूएशन बेहतर है, कौन सी नहीं है, फिर अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, और फिर किस हद तक हम मैक्सिमम पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी की वैल्यू, जो आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू 2 रुपये है। लेट्स सपोज आपकी वैल्यू भी 2 रुपये है, लेकिन जब आप कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालते हो 5 रुपये निकल रही है, तो व्हाट यू कैन पे मैक्सिमम, जो कंबाइंड वैल्यू में से अपनी वैल्यू निकालेंगे, 5 - 2 3, तो 3 इज द मैक्सिमम यू कैन पे। बट जाहिर सी बात, आप 3 तो पे नहीं करेंगे, आप उसके अंदर ही प्ले कर रहे होंगे, और आप वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह उसके अंदर रहते हुए मैं उसको मैनेज कर सकूं। सो खैर, कहने का मकसद ये कि जब आपने माइंड मैप बनाना है, तो आपके जहन में ये एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए यार कि आधे को नंबर मुझे मिल जाएंगे यहाँ से, अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो खैर 7 नंबर मिल जाए, बट मुझे हाफ या एटलीस्ट 40% जो है, आई शुड बी हैव अ क्वेश्चन फॉर द कमेंट्री एज वेल। तो ये अब इवेल्यूएट स्ट्रेटेजिक प्रपोजल टू एक्वायर शिप। अब जाहिर सी बात है, एसएफए अगर आप लगाएंगे स्ट्रेटेजिक प्रपोजल को बिल्ड करने का मॉडल जो है एसएफए है, कई दफा का जिक्र करते हैं, कई दफा जिक्र नहीं करेगा। अब एसएफए में भी अगर आप देखिए तो तीनों आता माइंड मैप बनाएंगे कि मुझे सूटेबिलिटी की फैक्टर भी चाहिए, फिजिबिलिटी की भी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी की चाहिए, दो 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 3 पॉइंट, 2 3 पॉइंट, 2 3 पॉइंट मुझे हर एरिया से लेने हैं। तो 3 से 4, किसी में 3 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, किसी में 3 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, और एक मुझे रिकमेंडेशन भी एंड पे देनी है। तो दिस शुड बी द माइंड मैप इन योर माइंड। और यहाँ पे भी जब आप देखें तो इसी किस्म की वो बात कर रहा है, मतलब अभी जाकर उसके नंबर पूरे हो रहे हैं। तकरीबन 1 पॉइंट पर 1 मार्क्स पर पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल,
तो कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आप एक पूरा पॉइंट लेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। कंपेयर एंट्रिंग इनटू जेवी विद आउटवर्ड एक्विजिशन, तो आपने दोनों कंपेयर करना है, और आपने ये बताना विच यू रिकमेंड, तो आपने अपने आंसर में झुकाना भी, लेकिन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपने बयान करने हैं। तो कम से कम चार एक पॉइंट, यानी कि दो एडवांटेज, दो डिसवांटेज, दो एडवांटेज, दो डिसवांटेज, दिस इज व्हाट एंड वाई के साथ, क्यों आप क्या एडवांटेज है, क्यों वो डिसएडवांटेज है। तो ये बात अगर आप करेंगे तो कि जाके आपकी बात इस तरह से बनती नजर आएगी कि जेवी में 1 मार्क पर पॉइंट रिलेटेड टू सिनेरियो टू इंक्लूड, फॉर एग्जांपल कंट्रोल की बात है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें एक्विजिशन के फायदे नुकसान क्या हैं, जेवी में क्या रेलेवेंट मैटर्स है, और फिर रिकमेंडेशन का भी एक नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आप रिकमेंड कर रहे हैं। सो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना डाटा इस क्वेश्चन से आपको इकट्ठा करना है, माइंड मैप बना रहे हैं, 3-4 पॉइंट्स आपको चाहिए, टू गो फॉर दैट। अच्छा जी, पोस्ट एक्विजिशन इश्यूज, 1 मार्क पर इशू, वो क्या इशू है और क्यों वो इशू है, क्या वो इशू है, क्यों वो इशू है, ये सारी बातें आप करेंगे। और जो अच्छे नंबर है तो 3 इशू 3 रिकमेंडेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। क्या इशू है, क्यों वो इशू है, और उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी बात आप करेंगे। चाहे आप 2 लफ्जों में देखो वट लिख दें, 2 लफ्जों में वाई लिख दें, उसको पूरा उसको उसको जो है ना बड़ा क्लियरली वट एंड वाई चाहिए, वट इज द इशू एंड वाई इज द इशू। ये इसको आप 3 लफ्जों में लिख लें तो भी आपका आंसर पूरा है, इसके लिए आप 6 लाइनें लिख लें तो भी आंसर पूरा है, और वाई नहीं लिख रहे तो आपको नंबर नहीं मिल रहा। एज ए रिकमेंडेशन, जो आप एग्जैक्ट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या है, आप बोलेंगे उनको बोनस स्कीम ऑफर करें, क्यों ऑफर करें, कि वो शायद रुक जाएं, दैट्स इट। यानी व्हाट एंड व्हाई बड़ा क्लियर रखें, और कोशिश पहले सोच लें, और कहने का मकसद ये कि वो 2-3 लफ्ज ही हैं जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप सोच लेंगे तो आप जल्दी से उसका आंसर कर देंगे। लाइकवाइज एथिक्स में भी आप देखें तो एक लॉजिकल पॉइंट का बोलने से आपको एक नंबर आता मैक्सिमम नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले इसका माइंड मैप बनाएंगे अपने पास, देखेंगे यार मुझे चाहिए क्या, अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन जहन में क्लियर है कि मुझे एथिकल इश्यूज भी निकालने हैं, कोई आउटब्रेक हुआ है, अच्छा क्या हुआ है, थोड़ा सा आप एक्साइटेड हो जाए, इंटरेस्टिंग अपने क्वेश्चनिंग माइंड ओपन कर लें। तो जो जो आपने काम करने हैं, जो आपका रोल है, आप थोड़ा उसको समझ लें, और फिर आप पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपके श्रिम्प फार्म सप्लाईज मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर द यूज इन श्रिम्प फार्मिंग सच एज प्लास्टिक एंड, अब ये क्वेश्चन जो है फ्रंट एंड किसी का ताल्लुक नहीं है, मतलब कोई एग्जैक्ट किसी पॉइंट से इसका ताल्लुक नहीं, ना ही कोई आपको एसएफए में हेल्प कर रहा है, ना ही आपको जो है वो एक्विजिशन में हेल्प कर रहा है, ना जेबी में हेल्प कर रहा है। तो ये बैक एंड, लेकिन आप इस स्टोरी बनाएं और इसको अपने दिमाग के बैक एंड पार्क, इट इज ओन एंड मैनेज बाय खान फैमिली। तो ये आपको एक स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई नजर आ गया कि जब आपने एसएफए लगाना है तो इस स्टेक होल्डर को आपने डिस्कस करना है, तो आप लिखते हैं इसके नीचे कि खान फैमिली का एस्पेक्ट मुझे चाहिए होगा जब मैंने स्ट्रेटेजिक एवेल्यूएट कर रहा हूँ, तो आपको इसके नीचे लिख देंगे पार्ट बी, स्ट्रेटेजिक चॉइस में वन ऑफ द स्टेक होल्डर मुझे आइडेंटिफाई हो गया, जिसका व्यू मुझे काउंट फॉर करना है पार्ट बी में, बस यहाँ इस हद तक, और लिख दें यार क्यों आपको ये चाहिए। एंड वॉज सेट ऑफ 15 years ago, SF rents manufacturing premises on the outskirts of Bahawalpur in the Punjab and has developed a close relationship with few trusted customer. अब फोर रिलेशन कस्टमर जो है ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको जब जब आप SFA करेंगे तो आपने कस्टमर का लेंस लेना है, एक और स्टेक होल्डर है जिसको आपने अकाउंट फॉर करना है अपने SFA एनालिसिस के अंदर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर। इट हैज ग्रोन स्टेडली बट इट इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड बाय मार्केट साइज एंड लुकिंग टू डाइवर्सिफाई। अब लुकिंग टू डाइवर्सिफाई ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है, तो जो सूटेबिलिटी वाला एलिमेंट है एसएफए में, तो ओवरऑल जो इसका बिजनेस करना क्या चाह रही है, मूव करेगा, क्या चीज को ट्रिगर कर रही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि देयर इज अ मार्केट कैप रिस्ट्रिक्टेड और नॉन लुकिंग टू डाइवर्सिफाई। तो क्या जो अगली एक्विजिशन है क्या वो उससे अलाइंड है, कि डाइवर्सिफाई इस ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है, तो फिर तो वो सूटेबल स्ट्रेटेजिक चॉइस है। अगर इससे अलाइंड नहीं, सूटेबल चॉइस नहीं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप आइडेंटिफाई करें कि इस सूटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में दिस इज अ वेरी। तो इस तरह करके आपने, पहले कहने का मकसद क्या है कि आपने पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, यू नीड टू वेरी क्लियर क्या चाहिए, एंड देन आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें और फ्रंट एंड बैक एंड मार्क करना शुरू करें, और एक गो में आपने काम करना है, तभी सेफ है। इफ यू वुड बी एबल टू डू इट, दिस इज आर्ट ऑफ रीडिंग। फिर उस जो पॉइंट्स को आपने इकट्ठा करके लिखना कैसे, दैट आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो मैंने वाइट एंड वाई की बात की, और इस पूरे दौरानिए में आपने टाइम को मैनेज करना है, दैट इज हाउ MSc2 इज ऑल। The background of the founding member कामरान is one of the engineering and manufacturing, ये backend information ऐसा कोई direct ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको दिमाग के backend में पार्क करें। He worked on the shrimp farm as a young man and saw an opportunity for a supply of high quality equipment. There are 4 directors on the board who are family members. I'm keen to work in the family for the whole civil future. Has a reputation of high quality products and responsive customer service. ये backend information है, backend में पार्क करें। The board of directors is looking to expand. अब फिर दोबारा एक और बात आ गई कि they want to expand। तो सी बात ये जो आपकी strategic choice है acquisition की या जेवी की, इस अलाइंड विद दिस, द बिजनेस हैज
amassed considerable knowledge about shrimp farming over the years, so it can provide superior products and support to its customers. ये आपकी strength है. It is seem logical to acquire shrimp farm to exploit this knowledge. तो आपके पास already फिजिबिलिटी के एतबार से किसी हद तक तो नॉलेज मौजूद है, शायद कोर नहीं लेकिन ओवरऑल आपके पास एक मार्केट नॉलेज आप कह रहे हैं मेरे पास आ गया है. Following the September board meeting, Finance Director Hamza has identified target company located relatively nearby called Mangmani Shrimp. Visited the site, spoken to current owners, and compiled a research report for board director Appendix 1. जैसे Appendix है तो फौरन आपने Appendix पे चले जाना सवाल पढ़ते हो. Appendix 1 में कहता है the report summarizes preliminary findings in relation to Mangmani Shrimp as a possible acquisition. Background क्या है? 7 हेक्टर पे श्रिम्प फार्म है, नियर भावलपुर है, दैट प्रोड्यूस मोशन 10 पर हेक्टर है, फूड क्रॉप्स. ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आ गई. द करंट ओनर ये है हरदीप एंड अकल कोहली, इन्होंने 10 साल बिजनेस किया. अभी ये सम ऑफ ऑल इन द फॉर्म है. कोहली ब्रदर्स आर वेल नोन एंड सप्लाई टॉप लोकल रेस्टोरेंट एज वेल एज एक्सपोर्टिंग श्रिम्प अंडर स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग. दे डील विद देयर कस्टमर पर्सनली इन ऑल केसेस. तो ये भी एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आइडेंटिफायर. आप इनको एक्वायर करते हैं तो फ्यूचर में इनके साथ आप क्या करेंगे. दे एम्प्लॉय 4 स्टाफ टू मैनेज पॉन्ड एंड हिस्टोरिकली परचेज मोस्ट ऑफ देयर इक्विपमेंट फ्रॉम अस. यानी कि हम इनको इक्विपमेंट सप्लाई करते थे और ये आगे जो है वो श्रिम्प फार्मिंग करते थे. तो हमारा वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस समझ में आ रहा है कि वैल्यू चेन पर हम एक्विजिशन करते चले जा रहे हैं और हम एक वर्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्विपमेंट के साथ आगे जो हम जो. लेकिन जाहिर सी बात है उसका एक अपना स्पेसिफिक नॉलेज है उस अपने बिजनेस का. हमें एक ओवरऑल मार्केट का तो आइडिया है, बट उस वो नॉलेज अब जब मैं फिजिबिलिटी असेसमेंट करूंगा तो उसमें इसको ऑपरेशन स्किल नॉलेज का होना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. तो इसको भी मैं अंडरलाइन मुझे करना चाहिए. The staff or family friends of Kohli brother, the brother have known each of their staff member from birth. They are very loyal. तो जो उसकी पूरी स्टाफ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज मैनेजमेंट के एतबार से भी आगे भी, कि भाई जब आप गोइंग फर्दर इनको एक्वायर करेंगे तो ये जितना तो कोहली क्या रुकेंगे नहीं रुकेंगे, और ये पूरा स्टाफ जो उनके से इतना लॉयल है वो क्या उनके साथ क्या होगा. तो ये चेंज मैनेजमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और व्हाट रिकमेंडेशन यू विल गिव, तो ये उस पार्ट से बहुत ही रेलेवेंट है और आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे. और लाइक वाइज जो उनके, अब अगला ये भी सवाल है ना कि आप ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कस्टमर थे. तो ये भी जैसे कोहली ब्रदर आपके कस्टमर थे, ऐसे और जो पॉन्ड्स वाले वो भी आपके कस्टमर थे. तो आपको आप तो इक्विपमेंट सप्लाई करते थे सबको. अब आप एक वर्टिकली, जब भी आप वर्टिकल इंटीग्रेटेड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जब वर्टिकल इंटीग्रेट करते हैं तो आपके कस्टमर के साथ आप कंपटीशन में आए थे. तो पहले आप पहले अपना माल 4 बंदों को सप्लाई कर रहे थे, आप वर्टिकल इंटीग्रेट हो यहाँ पे आ गए तो आप इनसे कंपटीशन में आ गए. तो क्या वो माल आपसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे. ये नेचुरल वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक चैलेंज है. अब जिसका ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, वो ऑटोमेटिकली वो इस चीज को रेज कर सकते हैं. हालांकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट इट इज वेरी लॉजिकल assumption टू क्रिएट कि यार मैं वर्टिकल इंटीग्रेट कर रहा हूँ, उस मार्केट में मैं मल्टीपल सप्लाईज कर रहा हूँ, तो जो पहले मेरे कस्टमर थे वो मेरे कंपटीशन बन जाएंगे. जो कोहली ब्रदर के जो कंपटीशन जिनको पहले मैं माल सप्लाई करता था अपनी इक्विपमेंट, तो उस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको अकाउंट फॉर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके जहन में ट्रिगर होना शुरू होंगे, जिनको आप डिस्कस करना शुरू करेंगे. सिस्टम एंड दे हैव सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पॉन्डशिप मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इन कंट्री ऑपरेट स्प्रेडशीट्स, book of accounts and basic prepare management account, annual account tax record or productive with the help of family member with qualified accountant. तो लेकिन कहने का मतलब बहुत इनके पास तगड़े रोबोट सिस्टम नहीं है. तो पोस्ट एक्विजिशन ये भी रिस्क है जो जिसको मैंने मैनेज करना है कि एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट तो बैठा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा शाटा उस तरह से नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क ये एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हो रही है. अच्छा, रेवेन्यूज के आ गए, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, डिविडेंड्स भी आ गए. अर्निंग बेस्ड मेथड से वैल्यू निकल सकती है. अगर पी मुझे मिल जाए, डिविडेंड से मुझे ग्रोथ मिल जाए और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए तो मैं डिविडेंड से भी वैल्यू निकाल सकता हूँ. एसेट्स भी मेरे पास आ गए, उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ. मेरे पास पी रेशो आ गई है, के भी आ गई है. तो मेरे पास तकरीबन मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं. और अर्निंग्स को कैश फ्लो में एजम्पशन लेके कन्वर्ट करके मैं डीसीएम मेथड से भी वैल्यू निकाल सकता हूँ. यानी कि वो जब आप आंसर पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड एक है. सो मैक्सिमम यानी कि जो अब मेरे पास जो है वो मैंने इसको हाईलाइट कर लूंगा, यहाँ से मेरी वैल्यूएशन निकलेंगी. एक नया कॉन्सेप्ट है कैपिटल इंटेंजिबल वैल्यू हुआ, वो भी आप इसके आंसर में पढ़ लेंगे. वो क्या कहते हैं बेसिकली, अगर आप देखिए, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्री एवरेज 12 और इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड 20. तो अगर आपका इंडस्ट्री से बेहतर है तो जो डिफरेंस है उसको डिवाइड किया जाता है आपके वैक पे परपेचुटी के एतबार से. तो एक वैल्यू निकलती है जिसको कैपिटल, जो असम्पशन ये है कि अगर आपका इंडस्ट्री से लॉस ज़्यादा है तो उसकी रीजन आपके इंटेंजिबल्स ही है. और फिर इंटेंजिबल्स को वैल्यू करने के लिए आप जो लॉन्ग टर्म फोर्सिबल फ्यूचर तक आप बेनिफिट लेते रहेंगे इससे. सो जरा एन्युटी तो 1 साल तक होती है, परपेचुटी यानी कि डिवाइडेड बाय, यानी कि जो भी बेनिफिट डिवाइडेड बाय
वो जो रेट है उससे आप डिवाइड कर देंगे, जिसमें परपेचुटी निकालने का फॉर्मूला है, तो वो एक कैपिटल इंटेंजिबल वैल्यू वैल्यू एक आ जाएगी। अच्छा, फिर आप वापस जाएंगे उसी क्वेश्चन में, तो आपने कुछ चीज़ आपको मिल गई। फिर आगे क्या कहता है कि दिस वाज प्रेजेंटेड एट द बोर्ड मीटिंग वेयर द एक्सपेंशन वाज डिस्कस्ड इन सम डिटेल। और अपेंडिक्स 2 में एक्सपेंशन की डिटेल्स आ रही हैं। आप एक्सपेक्ट 2 में जाएंगे आप। अच्छा, उसमें आप देखें तो सीईओ, फाइनेंस डायरेक्टर, ऑपरेशन हेड सारे बैठे हुए हैं। डाउन स्ट्रीम एक्सपेंशन, वो जो टेक इंडिकेशन है। एच के प्रेजेंटेड रिसर्च रिपोर्ट। एच के इन्फॉर्म एक्विजिशन वुड रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस। अब ये एडिशनल फाइनेंस फिर कहाँ से आएगा, हमारे पास है ये नहीं है, ये भी क्रेज फाइनेंस। क्योंकि कंफर्म फैमिली फंड्स वुड नॉट बी अवेलेबल, सो ऑर्डिनरी फंडिंग वुड नीड टू बी फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जैसे मैं आगे जाता हूँ, जब भी आप जेबी वर्सेस एक्विजिशन करते हैं तो जाहिर सी बात है आउटवर्ड एक्विजिशन के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है कम्पेयर टू जेबी, तो ये पॉइंट वहां पे बहुत रेलिवेंट है कि हमारे पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी क्या है। एंड मे बी अ जॉइंट वेंचर विद, इसमें जिक्र भी कर दिया, वुड बी बेटर ऑल अराउंड। HP noted that he had little experience of raising funds outside the family other than the bank finance, could be practice भी नहीं है, but he will research alternative given the convenience in place with the current board. He added that perhaps the external advisor that he would need to help this could add finance to the report. AK was concerned about the heavy reliance on the value of business, maybe on the ongoing involvement of the Kohli brothers, and asked if it would be possible to get assurance from them on their ongoing involvement. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एक्विजिशन में भी, चेंज में भी, और वो जो हम एसएफए करेंगे उसमें भी। ये बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम स्टेक होल्डर होती है, ये बहुत रेलेवेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रपोजिशन में। HK felt uncomfortable about seeking such assurances. They could not be like bound like slaves to the future of the business. Replied if they were to ever expand the shrimp business in the future, they would need Kohli brothers involvement. तो ये भी एक चैलेंज आ गया कि अगर हमने मजीद ग्रो करना है, तो हमारे पास वो एग्जैक्ट स्किल मेटल नॉलेज नहीं है, तो ये फिजिबिलिटी में भी इंपॉर्टेंट है और एक्विजिशन में इंपॉर्टेंट है। Noted that increasing regulation in the sector and the need to monitor and manage the KPIs required by Punjab. The business had a sound reputation following inquiries he had made. By all accounts, the regulator held in the business. HT concluded by noting valuation would follow in due course. अच्छा जी, सो वापस आप आएंगे तो कहते हैं कि ऑल्टरनेट क्या है कि जी आप जो है एज ऑल्टरनेट टू एन आउटवर्ड एक्सपेंशन द बोर्ड कैन कंसिडर एंटरिंग टू जेबी। तो ये एक सवाल भी हमारे पास है कि आप बताएं, कंपेयर करें जॉइंट वेंचर और आउटवर्ड एक्विजिशन को विद जस्टिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन भी आपने देनी है विदाउट एनी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। तो आप जो भी जस्टिफिकेशन दें, मतलब आप कहते हैं जेबी में चले जाएं, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि आप चांसेस बढ़ जाएंगे कोहली ब्रदर के रिटेन होने के, बट कंफर्म वहां पे भी नहीं, क्वेश्चन फैक्ट नहीं दिया हुआ, और चांसेस आते हैं। और अगर आप जाते हैं, क्या कहते हैं, एक्विजिशन में, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास रेलेवेंट फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, और तब आप करें। देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपने लिखने हैं, फिर आप जो भी रिकमेंडेशन दें, आप लिखें यार मैं क्यों रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एडवांटेज ज्यादा विजय बेहतर लग रहा है, बट आपने जरूर लिख रहे हैं जो कि चाहे आप जो भी करें, कोहली को करें वो करें, लेकिन आपने जेवी करें या ना करें आपने, लेकिन जो उसकी लिमिटेशन के साथ आपने कहना है कि मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये चीजें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, बट स्टिल ये चैलेंजेस हैं जिनको मैनेज करना है दोनों तरफ। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर ड्यूरिंग इंश्योरिंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। तो एक जो एथिक्स का मसला सामने आ गया और फिर एंटीबॉडीज का आ गया। मैं अभी जस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जरा आना चाह रहा हूँ इसके आंसर पे। जस्ट एक आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक मैंने आर्ट ऑफ रीडिंग आपको बता दी है कि आपने किस तरह से इनको पहले थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन पढ़ना और कैसे आपने हाईलाइट करना है। मैं एक जो इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब आपने, अब पार्ट बी है, तो जो सूटेबिलिटी की बात की जाती है कि डाउन स्ट्रीम वर्टिकल इंटीग्रेशन इज अ लॉजिकल मूव। क्यों? कि उनको डीप नॉलेज और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पता है और एडेड वैल्यू है, और बोर्ड लुकिंग लुकिंग टू एक्सपैंड भी कर रहा है, और साइड भी क्लोज है, बहुत दूर नहीं है, तो ये एक चीजें ओवरऑल अलाइन है। हाउएवर मच ऑफ द वैल्यू जो स्ट्रेटेजिक लेवल डिस्कशन है कि उनके होने ना होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो करंट ऑपरेशन जो है वो जो अभी दिस इज इनफैक्ट अ वेरी डिफरेंट बिजनेस है फ्रॉम फॉर्मिंग इटसेल्फ। और ये अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि अपना नॉलेज ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये तो आगे सुटेबिलिटी का लेंस। अब देखें कोई जो चीज पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों फैक्ट्स आपने लिखने हैं, ये नहीं कि आपने एक लेंस को कवर करें ना करें, जस्ट राइट एवरीथिंग विच इज रेलेवेंट। जब एक्सेप्टेबिलिटी में आ रहे हैं तो अब देखिए तो उसने हेडिंग्स बना रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स। खान फैमिली के एतबार से खान फैमिली को क्या चाहिए? अगर तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है और उनका स्ट्रेटेजिक कवर हो रहा है तो देर assuming the decision is favorable। अच्छा, अगर आपको नंबर्स नहीं है तो फिर आप assumption ले लें। Then they will likely to add value to. This will be considered favorably for who are seeking expansion. However, they need to consider the risk profile of the diversifying in some new area.
तो यानी कि जो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों कस्टमर्स, द कोहली ब्रदर आर हेवीली विजिबली इन्वॉल्व रनिंग, they personally manage all the customers. There is a danger that many customer relationship are damaged अगर वो चला जाता है, जो उसके आगे फर्दर कस्टमर है। जो एम्प्लॉई है उस the four employees are known personally to Kohli brother and very loyal. There is a risk of their either motivation reduces or some of these may leave. Kohli brothers themselves, according to research report, that Kohli brothers are looking to realize some or all of their investment. अब जो मैंने आपको रिस्क बताया था वो क्या था एजम्पशन का, कि जो उनके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो उनके, अब चूंकि टाइम थोड़ा था तो उसने गिवन इन्फॉर्मेशन को ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 पॉइंट उसको मिल गए गिवन से ही। उसको कस्टमर मिल गया, एम्प्लॉय जिसका उसने जिक्र किया था 4 एम्प्लॉयज का, उसके नॉलेज का, तो उसने उस पर 5वीं बात, हालांकि बड़ा लॉजिकल पॉइंट था कि कहते हैं यार कि जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी आपके कंपटीशन में, लेकिन उसने जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3-4 पॉइंट्स पूरे हो चुके थे, माइंड मैप उसके सामने है, 3 या 4 से ज्यादा उसने खेलना नहीं है, गिवन इन्फॉर्मेशन को वेटेज देनी है, ब्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्थ से, भैया एक को ज्यादा फोकस करने के। तो गिवन इन्फॉर्मेशन को फोकस किया उसने, 4 को देख के वो आगे बढ़ रहा। और आप देखिए जो क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है उनको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। फिजिबिलिटी में आए, स्किल्स, नो एक्सपीरियंस, फाइनेंस का जिक्र है। अच्छा, आप कंक्लूजन का देखें, आप कंक्लूजन कुड बी एनी वे, लेकिन आपने जिसको इंपॉर्टेंस देनी है उसकी रीजन बतानी है along with all the justification. Two significant issue appear to impact on the value of Bingman. The impact should the Kohli will withdraw and raising of finance जो बड़े मसले हैं. Both of these issues need further exploration and discussion before the acquisition should take place. If these issues can be resolved, then acquisition should be undertaken if the price is right. कितने लिमिटेशन के बाद उसने कहा कि यार कि ओवरऑल ये दो मसले अगर आपके हल हो जाते हैं, देन आपकी एक्विजिशन इज जस्टिफिकेटेड, प्रोवाइडेड आपकी प्राइस जो है आपस में एग्री हो गई है। तो उसने एडवांटेज एक्विजिशन को दी है विद ऑल द लिमिटेशन जस्टिफिकेशन के आर के, ये वो दो बड़े मसले हैं, अगर उनको एक्वायर कर लिया जाए क्योंकि एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो इंश्योर हो सकती है। अच्छा, कोई बंदा तो अदर वे अराउंड इसको कमेंट करता है, अदर वे अराउंड कमेंट करता है, कहता है यार कि मुझे हिसाब से अब जेबी में जाना चाहिए इसको, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस है कोहली की वजह से, क्योंकि कोहली का रहना और सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर से हमारे पैसे भी नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए जो है हमें ज्यादा बेहतर चांसेस है कि हम कोहली के साथ चले जाएं, प्रोवाइडेड कि ये वो कोहली के ब्रदर जो हैं और एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें फ्यूचर में कि उनसे बिजनेस एग्री करेंगे और आगे आगे चलेंगे, और आपस में जो है जो जो चेंज मैनेजमेंट की और इंटीग्रेशन की इश्यूज भी प्रॉपरली तय पा जाएं, ताकि बिजनेस जो है वो इफेक्टिव वैल्यू ऐड कर सके। तो अगर आप ये रीजन देते हैं तो भी ठीक है, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर आर्गुमेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ये नहीं कि चूंकि मैंने एंड पे उसको कंक्लूड करना है तो ऊपर वाले में उसके फैक्ट्स उड़ा दूं। आप फैक्ट्स को आपने एक मेरिट पे दोनों के फैक्ट्स को प्रोफेशनली एनालाइज करना है, जो कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी नेगेटिव होंगी उस फ्रेमवर्क के अंदर जो रेलेवेंट फ्रेमवर्क है। और देखिए आप देखिए उसने एक लाइन पे एक बात कर रहा है, अगली नई 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 लाइन पे बात कर रहा है, नया पॉइंट नई लाइन पे आ रहा है, ताकि वो बता रहा है करके मैंने 3 डिफरेंट व्हाट एंड वाई की है, लॉजिकल मूव क्यों है कि ये करेगा, लुकिंग टू एक्सपैंड उससे क्या होगा, फिजिकल क्लोज बाय इससे इसने वाई भी लिखा है, सिर्फ व्हाट लिखा तो फाइल सुटेबल है, क्यों भाई ये क्यों सुटेबल है, दिस विल हेल्प टू ओवरसी ऑपरेशन इन पर्सन, तो उसका वाई भी साथ लिख रहा है, व्हाट के साथ वाई, व्हाट के साथ वाई, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू प्ले। मतलब आपके पास इसमें सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। ये टाइम उसी का मसला हो जाता है जो जो लिखता है और फिर सोचता है। सोचना ज्यादा है, इसे 25% टाइम सिर्फ जो है एलोकेट करना है प्लानिंग पे। क्यों? कि आप सोच के लिखेंगे तो कम लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा लिखने का इज नॉट अ लॉजिक, इट्स लाइक रेलेवेंट लिखें, थोड़ा लिखें। हाँ, कोई वन एक आधी ऐसी कैलकुलेशन आ गई जो बहुत लंबी है 5 नंबर की, उसको वैसे छोड़ दें, 95 से को अटेम्प्ट कर लें, कोई इतना मसला नहीं। तो आई होप आपको ये चीजें जो है ना कुछ बेहतर आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। दिस इज हाउ यू इंटेंड टू टेक दिस प्रैक्टिस फर्दर। और फिर जरूर है कि इसमें मैनेजमेंट कमेंट्स होते हैं, उनको भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मैं देखता हूँ मैनेजमेंट कमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स, जब भी अपना एग्जामिनर कमेंट्स जरूर पड़ता है कि आप, और ना एग्जामिनर एक तरह आपसे बातें करना चाह रहे हैं, तो उसकी बात को समझें, जितना समझेंगे उतना आप उसको। और आप देखिए ओवरऑल पास मार्क्स वो 35%, और जिसने इस पार्ट बी में जिसको कैलकुलेशन वाले पास में देखा आपको एक एवरेज से ज्यादा रिटर्न पास नजर आ रहा है, तो कैलकुलेशन थी। और पार्ट बी में आपको देखिए तो आपको 30%, पार्ट सी जिसमें उसने कंपेयर करना था आपने उसमें लोग अच्छा पास किए, डी में भी एथिक्स में लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस रही, ई में कम रही, और एफ वाले में देखें
वो टैक्सेशन का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इस पे आपकी, लेकिन सबके लिए है ये, एक दो बंदों के लिए नहीं है। तो अगर बहुत डिफिकल्ट चीज आ जाती है तो कंपेरेटिव एडवांटेज आप लूज नहीं कर रहे होते, अगर आपने एक, अगर बहुत कुछ चीज हट के आ गई। बट अगर आप इसमें भी आए तो इसका इसका पास रेशो आप देखिए जिस पार्ट का, एवरेज से कम है। और वो कहता क्या है कि while evaluating strategic proposal to acquire from the acceptability aspect, examiner restricted this possible to Khan family perspective only, and did not evaluate the proposal from the perspective of the other stakeholders. The breadth of information is important. That was missing. Some of the examiners did not evaluate the strategic proposal to acquire McMahon Shrimp from the suitability aspect. तो ये लोगों ने जो कॉमन एरियाज में मिस्टेक्स, तो इसको भी साथ जरूर पलटिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर का क्या व्यू है, उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ दे लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स। जी। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी प्रैक्टिस है, जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आप उसको बेहतर आप उसको अटेम्प्ट कर